थर्ड ईयर के बच्चों को 7 लाख का चेक मिल गया है एंड अब वो कंपनी ऑफ ड्रीम्स बनाने के लिए निकल पड़े हैं। जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था आई वॉज ऑल्सो 22 ईयर्स ओल्ड। 3 साल तक 1 रुपये का रेवेन्यू नहीं आया था। आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हर चीज़ का दशक होता है मेरे हिसाब से। पहले लोग सोचते थे कि अच्छा यूपीएससी देंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। कोई अपने स्टार्टअप पे कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर देता है तो इट इज सॉर्ट ऑफ द न्यू थिंग। द ओनली थिंग यू नीड इन रनिंग अ स्टार्टअप इज परसिवरेंस। Startup life, hustle and rise, chasing dreams, aiming high, no compromise. Fortunately, Gas Authority of India, the largest gas company in India, is an investor in Navgati via the GAIL Punk program. हम भी नोटिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही कर रही है, जैसे कि स्टार्टअप के चैलेंजेस उनको दिखते जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो नई नई स्कीम्स वो लेकर आती जा रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की भी फंडिंग और ना ब्रिलियंट आइडिया इज फेयरली एक्सेसिबल। आज के टाइम पे ये इकोसिस्टम में चेंज आ चुका है। आज के टाइम पे कोई स्टार्टअप करने को बोलता है तो कोई उसको जज नहीं करता है। टेकिंग रिस्क्स इज नाउ मेनस्ट्रीम। 16 जनवरी 2016 एक दिन जो सिर्फ कैलेंडर पर मार्क नहीं हुआ बल्कि एक नेशनल माइलस्टोन के रूप में याद रखा गया। पर क्यों? क्योंकि इसी दिन पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया विद अ बोल्ड विजन एंड अ प्रॉमिस टू मेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन रीच एवरी नूक इन कॉर्नर ऑफ इंडिया। और आज 10 साल बाद हम प्राउडली कह सकते हैं कि इस इनिशिएटिव ने ना सिर्फ स्टार्टअप्स को लॉन्च किया बल्कि ड्रीम्स को रियलिटी बनाया। और आज फ्राइडेज एट माईगव के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन स्टार्टअप से जो रिस्क लेने से डरे नहीं और पीएम मोदी के विश्वास के साथ आगे बढ़े। रियल फाउंडर्स, रियल आइडियाज एंड रियल स्टोरीज। हमारे व्यूअर्स को सिंपल शब्दों में आप बता सकें नवगति क्या है और क्या बदला है नवगति से, तो किस तरह समझाएंगे? नवगति एक्चुअली इंडिया का पहला फ्यूल टेक स्टार्टअप है। ऑब्जेक्टिव है कि पूरे एक्सपीरियंस को एज सीमलेस एज पॉसिबल बनाया जाए, फ्यूलिंग को और इन्जॉयबल बनाया जाए। एंड नवगति आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी फ्यूलिंग ऐप नवगति के नाम से चलाता है। अबाउट 3 मिलियन यूज़र्स नवगति ऐप को यूज़ करते हैं। अपने रास्ते पे किसी पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, डीजल स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन एंड अगर आगे जाके हाइड्रोजन स्टेशन भी आएंगे तो उनको भी यूज़ करेंगे to navigate to a station and get fueled in the shortest span of time। जो पूरा फ्यूलिंग इकोसिस्टम है इंडिया का या मतलब पूरी दुनिया की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सारे ही फ्यूल्स के केस में पूरा ही इकोसिस्टम इज गवर्न बाय पीएसयूज, राइट। तो सरकारी कंपनीज सब जगह ऑयल एंड गैस को कंट्रोल करती है। नवगति का जो B2B ऑफरिंग है, B2G ऑफरिंग कहेंगे उसको, जिससे पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स, ऑयल एंड गैस कंपनीज को पता रहता है कि उनके पंप पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप मान सकते हैं जो हमारा आवेग ऑफरिंग है वो एक तरीके का डिजिटल एआई सुपरवाइज़र है जो 24 घंटे काम करता है और उसको कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई उसको छुट्टी नहीं लेनी है। उसको पता रहेगा कि पंप पे क्या कंजेशन है, क्या कंप्लायंस है, कितने अटेंडेंट्स डिप्लॉयड हैं, सेल्स कितनी हुई है। जो आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कार्ड मशीन्स होती हैं, तो वो कार्ड मशीन से कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई ओवर बिलिंग तो नहीं हो रही है, सब ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। तो एक तरीके से वो एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है इन कंपनीज़ के लिए एंड उनको रियल टाइम इंसाइट जनरेट करके देता रहता है, जिससे उनका काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। हमारी जो कंपनी है वायु सोलर, हम सोलर पैनल की क्लीनिंग मशीन्स बनाते हैं। तो बैक इन 2017 जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को था कि मेरे को कुछ स्टार्टअप में कुछ करना है। तो बैक देन एक एक्सपोनेंशियल राइज आया था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो वहाँ हमने देखा कि सोलर पैनल में जो मेंटेनेंस होती है उसमें क्लीनिंग के लिए पानी बहुत यूज़ होता है। जैसे ही ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत बढ़ेगी। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये एक मिसमैच हो रहा है रिक्वायरमेंट वर्सेस सप्लाई में, कि अगर हम सोलर को ग्रो करेंगे तो हमारे पानी की स्कैरसिटी बढ़ेगी। बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, फिर मैंने इसको देखा कि हम इसको खुद इंडिया में भी डेवलप कर सकते हैं। कुछ दिन पहले देश भर में इसकी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। स्टार्टअप इंडिया का इकोसिस्टम आज एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। भारत में आज 2 लाख प्लस DPIIT recognized startups हैं। But what about the impact? India now has the 3rd largest startup ecosystem globally। और ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, इसका रियल इम्पैक्ट हर सेक्टर और हर शहर में देखा जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया ने इंक्लूसिव ग्रोथ को भी चैंपियन किया है। अप्रॉक्सीमेटली 48% ऑफ रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर है, जो वुमेन लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है।
इन फैक्ट ऑलमोस्ट 53% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया और आइडिया आने के बाद जर्नी किस तरह की रही है अभी तक? मैंने नवगति को अपने को फाउंडर्स आलाप एंड आर्यन के साथ मेरे थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था। तो मैं बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हुआ 2021 में एंड बिट्स पिलानी के थर्ड ईयर में मैंने कंपनी को स्टार्ट किया, इंक्यूबेट किया एट बिट्स पिलानी। तो जैसे ही मैं 18 ईयर्स का हुआ, फैमिली सेट किया आप एक टेम्प्रेरी DL लीजिए एंड उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके यू कैन बिकॉज लोग चाहते हैं कि आप 18 साल के हो गए, चलो अब नाउ वी कैन ऑफिशियली ड्राइव। तो मैंने ड्राइव किया एंड देन इतना ज़्यादा कंजेशन था दैट आई हैड अ फ्यू माइनर एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स एंड आई रियलाइज दैट फॉर द सेफ्टी ऑफ माई फेलो इंडियन सिटीजन्स मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई है और मैं हमेशा कैब्स लेता हूँ। तो 2018-2019 के टाइम पे ओला और ऊबर बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहा था दिल्ली NCR में और उस टाइम पे मेरी एक इंटर्नशिप चल रही थी। तो मेरे घर से आधे घंटे दूर था जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप होती थी और मैं रोज़ सुबह शाम कैब लेता था। तो उस टाइम पे एवरी कैब ड्राइवर बोलते थे कि सर लाइन बहुत लगती है पंप पे, पता नहीं रहता किस पंप पे जाया जाए। एंड मुझे लगा ये तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है, किसी ने तो सॉल्व किया होगा। बट देन वापस कॉलेज गया, डिस्कस किया को फाउंडर्स से, उस टाइम पे दोस्त अब को फाउंडर्स, कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या। एंड देन रियलाइज़ कि किसी ने नहीं बनाया ऐसा। तो हमने सोचा ठीक है, हम ड्राइंग बोर्ड पे गए, हमने काम चालू किया एंड देन वी बिल्ट दी ऐप। एंड फिर ये सारी ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ काम करते करते B2B ऑफरिंग भी बनाई एंड उससे मतलब सप्लाई डिमांड दोनों साइड आप मान सकते हैं कि अब एक बहुत सॉलिड इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है नवगति के केस में। आइडिया तो आया ऐसे ही था कि जब हमारे मन में था कि कुछ स्टार्टअप करना है तो आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना आप स्टार्ट करते हैं। तो ये वाटर क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है सोलर इंडस्ट्री में, ये हमको एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी, इस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे तो हमने देखा कि इंडिया में अभी कोई इंडियन में एक कंपनी नहीं है जो सोल्यूशन को दे रही है और ये सोल्यूशन बहुत महंगी पड़ रही है। तो इवेंचुअली द प्रॉब्लम वाज कि जो ये मशीन्स हैं ये महंगी पड़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन लेबर। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ये है ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ये फिजिबल नहीं था। तो इसलिए हमको था कि एक इंडियन बेस हमको एक मशीन डेवलप करनी है जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को मैच करे, एक सस्ती मशीन रहे, एक अच्छी मशीन रहे, एक इंडियन मेक मशीन रहे जो इस प्रॉब्लम को कैटर करे। ये स्टार्टअप सिर्फ आइडियाज नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स भी बने हैं। आज गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्टार्टअप्स ने लगभग 21 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं अक्रॉस सेक्टर्स, जो यंग टैलेंट को करियर और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं। अगर हम किसी भी बिजनेस की या काम की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसमें चैलेंजेस ना आए, हर्डल्स ना आए। आई एम श्योर नवगति के थिंकिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक एंड आज तक कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते होंगे। तो उन चैलेंजेस को, उन हर्डल्स को आपने किस तरह ओवरकम किया एंड व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड? एक्चुअली कोई भी नया स्टार्टअप चालू करते हैं, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आते ही हैं। एंड खासकर अगर आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसके केस में एजुकेटिंग द कस्टमर्स, टारगेट ऑडियंस जो है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है, अगेन इज़ अ बिग चैलेंज। बट हमें क्या था कि जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, फॉर्चुनेटली मेटी स्टार्टअप हब के टाइप 2.0 फंडिंग के थ्रू वी गॉट इनिशियल 7 lakhs। तो आप मान सकते हैं कि थर्ड ईयर के बच्चों को 7 लाख का चेक मिल गया है एंड अब वो मतलब अपनी है ना कंपनी ऑफ ड्रीम्स बनाने के लिए निकल पड़े हैं। तो वो इनिशियल वैलिडेशन हेल्प्ड। बट इन स्कीम्स के थ्रू क्या हुआ कि इनिशियल कैपिटल मिल गया, आप उससे थोड़ा सा प्रोटोटाइप करके अपना काम चालू कर सकते थे। तो पहला तो हर्डल जो इनिशियल फंडिंग के लिए था दैट वाज रिजॉल्व। उसके साथ साथ क्या था कि पूरा जो सेक्टर है, जैसे मैंने बताया कि पूरा फ्यूल इकोसिस्टम इज़ PSU डोमिनेटेड, डिजिटलाइजेशन बहुत लेट आया है। बट उसके केस में क्या हुआ कि बिकॉज हमने वी गॉट फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू वेरियस स्कीम्स। So fortunately, Nidhi Seed Support Scheme, we got Meti Startup Hubs Type 2.0, Samrid, and even the Scale Up Grant. So Scale Up Grant के केस में क्या था, क्योंकि आइडिया बन गया था, उसको कमर्शलाइज करना था, so we got a grant from ministry specifically for this. Oh, wow. तो उससे क्या हुआ कि when you're dealing with PSUs, एंड अगर आप सपोर्टेड हैं गवर्नमेंट एंटिटीज़ के थ्रू, जैसे फॉर्चुनेटली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट गैस कंपनी इन इंडिया, इज एन इन्वेस्टर इन नवगति Oh, wow. वाया द गेल पंख प्रोग्राम। तो उससे एक वैलिडेशन मिलता है
राइट। किसी आप इंडस्ट्री में अगर एंटर कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर आपकी कंपनी में स्टेक होल्डर है, बिल्कुल। तो आप उनके साथ ज़्यादा अच्छे से एंगेज कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं और उनके साथ पायलट्स कर पाते हैं। एब्सोल्युटली। तो किसी मार्केट में एंट्री के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल था हमारे केस में, फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल सपोर्ट वी वर एबल टू सॉल्व। The only thing you need in running a startup is perseverance. प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, डे वन में भी प्रॉब्लम्स थे, आज भी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, उन प्रॉब्लम का स्केल चेंज हो जाता है। जब डे वन हमने स्टार्ट किया था तो हमको लगता था कि एक प्रोडक्ट बना लेंगे, हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। हमने प्रोडक्ट बनाया, देखा अब बेचना किसको है। हम बेचने गए तो फिर कस्टमर ने बोला मेरे को ये नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा ये चाहिए। तो फिर हमने प्रोडक्ट को दोबारा रीआइट्रेट करा। जब हमने रीआइट्रेट करा फिर चैलेंज क्या आया कि अब तो मार्केट की डिमांड कुछ और ही होने लगी है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में होता है, आपने कीपैड वाला फ़ोन बनाया और आपने देखा कि आज तो टच स्क्रीन फ़ोन चाहिए अब। तो वो चैलेंजेस आते रहे। फिर आपको लार्ज स्केल पे अब मैन्युफैक्चर करना है। पहला लार्ज स्केल ऑर्डर आया, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, हम उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करके चलेंगे लार्ज स्केल पे। फिर डिलीवरीज़ का आया कि आप कैसे मैनेज करेंगे। फिर फाइनेंसिस का होता है कि इनिशियली कैश फ्लो के लिए आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे। बैंकिंग आपकी इतनी स्ट्रांग होती है नहीं, आपके पास कोलेट्रल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। जो बैंक्स हैं वो आइडियली सपोर्ट करते हैं आपको कोलेट्रल बेसिस पे। तो उसमें भी फिर गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम्स हैं आज के टाइम पे एमएसएमईज़ के लिए, जैसे CGTMSE एक काफ़ी अच्छी स्कीम है जहाँ पे आपको कोलेट्रल फ्री आपको सीसी लिमिट्स मिल जाती है जो कि आपके टर्नओवर बेसिस पे रहती हैं। तो जैसे कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होती है, हम उसके हिसाब से हम आइटरेट कर रहे हैं अपने पाथ को। सेम हम भी नोटिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही कर रही है, जैसे कि स्टार्टअप्स के चैलेंजेस उनको दिखते जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो नई नई स्कीम्स वो लेकर आती जा रही है। इनोवेशन की बात करें तो यूनिकॉर्न्स में भी इंक्रीज आया है। भारत में अब लगभग 120 प्लस यूनिकॉर्न्स हैं जिन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाई और उनकी वैल्यूएशन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स में पहुंच चुकी है। 10 साल पहले 16 जनवरी 2016 में पीएम ने स्टार्टअप इंडिया की अनाउंसमेंट की थी। काफ़ी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्हें लगा ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी। बट नाउ it's been 10 years and we can't deny that it has been a success. You have been a part of this journey. आपने वो ट्रांजिशन देखा है 10 सालों का। तो क्या लगता है किस तरह से हम फ्यूचर में जा रहे हैं एंड हाउ मच डू यू अलाइन विद पीएम्स विजन ऑफ मेकिंग इंडिया अ स्टार्टअप हब? जो सबसे क्रिटिकल जो पार्ट होता है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वो होता है थॉट प्रोसेस। जो पिछले 10 साल में जो मैंने जो चेंज देखा है, मेरे जो कॉलीग्स भी रहे हैं और जिन लोगों के साथ मैंने पढ़ाई करी है, आज जो मेरे फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो जो सोच में जो बदलाव आया है वो आया है हमारा रिस्क एपेटाइट, जो बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन करने के लिए जो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कंफर्ट जो छोड़ना पड़ता था, पहले लोग बहुत डरते थे। आज के टाइम पे जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस टाइम सपोर्ट किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे ये इकोसिस्टम में चेंज आ चुका है। आज के टाइम पे कोई स्टार्टअप करने को बोलता है तो कोई उसको जज नहीं करता है। और मीनवाइल कि जब आप स्टार्टअप करते हैं तो देयर आर स्टेप वाइज स्कीम्स अवेलेबल कि फ्रॉम द इंक्यूबेटर टू स्केलिंग द स्टार्टअप। हर लेवल पे कुछ ना कुछ एक स्कीम है जो अगर स्टार्टअप अगर एंटरप्रेन्योर इज़ अ सीरियस एंटरप्रेन्योर, वो एक प्रॉपर प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ रहा है, सोल्यूशन देना चाह रहा है, तो आज के टाइम पे मार्केट में भी एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है स्टार्टअप्स को लेके, नए प्रोडक्ट्स को लेके। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी कहीं ना कहीं उनके अराउंड ही अलाइन कर रखी है कि अगर कोई स्टार्टअप्स के अंदर कैपेबिलिटी है स्केल करने की, तो वो स्कीम्स डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगी स्केल करने में। 2016 में मैं शायद बिट्स में जस्ट एंटर ही किया था। उस टाइम पे वर्सेस आज आप देखेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऑलरेडी अब इंडिया में हैं। बिल्कुल। तो उस इन 2016 जब ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ था, उस टाइम पे स्टार्टिंग अप मेंट के लोगों को लगता था कि अच्छा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो शायद कुछ अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं लगी है तो स्टार्टअप कर रहे हैं। दैट इज़ द सेम स्टोरी। मतलब मेरे रिश्तेदारों को जब तक उन्होंने शार्क टैंक पे नहीं देखा मेरे को, उनको ऐसा लगता था मैं बेरोजगार घर पे बैठा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लगी है, जबकि मैंने 2 जॉब ऑफर्स को रिजेक्ट किया था अपनी कंपनी पे काम करने के लिए। नाउ अब 2026 की बात करें तो स्टार्टिंग अप इज कूल, है ना। तो हर चीज़ का दशक होता है मेरे हिसाब से, है ना। पहले लोग सोचते थे कि अच्छा यूपीएससी देंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। नाउ अगर कोई अपने स्टार्टअप पे कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर देता है तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ द न्यू थिंग। And even on the 10th anniversary, our honorable Prime Minister said that taking risks is now mainstream. Absolutely. तो that has what has changed. मतलब वो 10 साल बाद अब किसी को बोलते हैं कि अच्छा स्टार्टअप करना है तो वो सोचते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की भी फंडिंग
और a brilliant idea is fairly easy, fairly accessible. किसी को भी अगर वो अच्छा स्टार्टअप है, अच्छा आइडिया है, वो पिच करेंगे तो they will definitely get the support from the incubators, accelerators that is required to actually build that initial idea into a solid prototype or a commercial business. So I think that I've seen that entire transition from the time I entered BITS to now, running this company. वो transition मैंने देखा. स्टार्टअप इंडियाज ने पॉलिसीज को सिंप्लीफाई किया। टैक्स एग्जेम्पशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड फंडिंग सपोर्ट जैसे स्टेप्स ने फाउंडर्स को रिस्क लेने और अपने आइडियाज को स्केल करने में हेल्प की। इस जर्नी में 27,000 प्लस करोड़ रुपीस से ज़्यादा फंडिंग एंड सपोर्ट मैकेनिज्म्स स्टार्टअप्स तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की एनिवर्सरी पर एक क्लियर विजन दिया कि अगला डेकेड मैन्युफैक्चरिंग, डीप टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लीडरशिप पर फोकस्ड होगा, जिससे हम ग्लोबल इनोवेशन मैप पर भारत को और भी ऊपर ले जाएंगे। अगर कोई 20-21 साल का बच्चा किसी छोटे शहर में या गांव में आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, उसको एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे ही गेट्स इंस्पायर्ड टू टेक दैट रिस्क, टू स्टार्ट हिज ओन स्टार्टअप एंड ड्रीम बिगर? मेरे को ना किसी ने बोला था काफ़ी पहले, वो चीज़ आज भी मेरे पास है कि लाइफ इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। आप 20-21 साल के हो, आप रिस्क ले सकते हो। जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था, आई वॉज ऑल्सो 22 ईयर्स ओल्ड। 3 साल तक 1 रुपये का रेवेन्यू नहीं आया था। आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि लाइफ तो मैराथन है, मेरे को 3 साल में सब कुछ हासिल नहीं करना है। मेरे पास है 15, 20, 25, 30 साल हैं। तो सेम चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा कि डरना नहीं है, आप बहुत यंग हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, देयर इज़ ओनली ईदर यू विन और यू लर्न। और वो जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। आज हम भी अलग अलग चीज़ों में रिस्क लेते हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम सीख के कल को जब अलग जो बड़े रिस्क लेते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो लर्निंग होती है वो उन बड़ी उसको वो सक्सेसफुल बना देती है। तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली विन विन सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं है, लॉन्ग टर्म आप सोचोगे। आप ये सोचो, ये मत सोचो कि मेरे को कल करना है, आप ये सोचो कि मैं आज से 3 साल 4 साल बाद क्या मैं कर सकता हूँ। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो आप करिए, आप बिल्कुल आप कर लेंगे। रिस्क टेकिंग इज नाउ मेन स्ट्रीम, राइट? बट इसके साथ साथ कोई भी अगर ऑडियंस मेंबर देख रहे हैं इस एपिसोड को, तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि ऑल्दो आप कॉलेज में, स्कूल में अपने आइडिया पे फोकस कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट मेरे पास ये एडवांटेज था कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, मैं कॉलेज में था, अच्छे कॉलेज में था, तो मेरे पास एक सेफ्टी नेट था। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आप वो रिस्क ले सकते हैं, विच इज़ मच डिफरेंट जब मैंने कॉलेज में जस्ट एंटर किया था। बट डोंट जस्ट स्टार्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग अप। अगर आपको कोई सॉलिड प्रॉब्लम दिखती है तो उसके अराउंड सोल्यूशन बिल्ड कीजिए। डोंट बिल्ड अ सोल्यूशन एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप कोई चीज़ बनाएंगे एंड देन फिर ढूंढेंगे इसको कहाँ फिट करें, and then it will create issues. So my humble request is that find a solid problem. There are problems everywhere. कैब में बैठ के ये आइडिया आएगा एंड ये कंपनी बनेगी, मैंने नहीं सोचा था, है ना? तो कीप लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स and then build a solution that can actually solve those problems. 16th जनवरी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जब एक देश एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करता है, तब सिर्फ बिजनेस नहीं बनते, जादुई कहानियां बनने लगती हैं, along with millions of jobs, thousands of innovations and a self-reliant भारत।